आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, आज हम जानते हैं ईरान कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर क्यों है। आज हम हर जगह लड़ाइयां देख रहे हैं। रेड सी में हूथी रेबल्स, गाजा में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, साउथ लेबनान में छोटी मोटी लड़ाइयां, और ईरान अपने प्रॉक्सीज के साथ मिलकर अमेरिकन और इस्राएली इंटरेस्ट्स पर मार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यूएस फोर्सेस पर लीथल अटैक्स जॉर्डन में हो रहे हैं और इसराइल पर प्रेसिडेंट स्ट्राइक्स लगाई जा रही है। ये सब एक क्लियर गोल की तरफ इशारा करते हैं, मिडिल ईस्ट से अमेरिकन इन्फ्लुएंस को पूरी तरह से बाहर निकालना। कुछ वेस्टर्न लॉ मेकर्स वीकनेस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री ने दिखाया कि ईरान के बॉर्डर्स लगभग 500 सालों में सेम ही रहेंगे। अपने पीक पर ईरान ने हर सुपर पावर का सामना किया और उनके खिलाफ अपनी सिचुएशन बनाई रखी है, चाहे वो रोमन्स, अरब्स, टर्क्स, रशियंस या ब्रिटिश ही क्यों ना हो। सिंपली ईरान को कन्फ्रंट करना एक बुरा आइडिया है जो डिस्प्रोपोर्शनेट कॉन्सिक्वेंस ला सकता है। जैसे कि कहते हैं ना, समुंदर की लहरें रोकना मुश्किल है, जो कौम अपने इरादे पर कायम है उसे हिलाना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, ईरान अपने शिया मिलिटेंट प्रॉक्सीज का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑपरेट करता है और अपनी ही बॉर्डर्स के अंदर एक कन्वेंशनल इन्वेंशन करने भी एक हरक्यूलियन टास्क बन सकता है। तेहरान ने कंस्टेंटली अपनी एबिलिटी दिखाई है कि वो इन्वेंशंस को विथस्टैंड कर सकता है, जो उसको सब्जुगेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देता है। लेकिन ईरान इतना रेजिलिएंट क्यों है? क्या ये सिर्फ माउंटेन्स की वजह से है या इसमें और कुछ भी है? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि किस तरह ये देश काम करता है और कैसे ये अपनी आज की सिचुएशन में इवॉल्व हुआ है। हमें उस ज्योग्राफी का एग्जामाइन करना होगा जो एक देश की सोल को दिखाता है। ईरान को उसकी माउंटेन्स डिफाइन करती है। ये टोपोग्राफिक पीक्स देश की दीवारियां बनाती है और उसके शहरों को एनकेस करती है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट साउथ वेस्ट में ज़ैग्रोस माउंटेन्स है। ये माउंटेन्स धीरे धीरे इराक में स्लोप होती है और नॉर्थ में टर्की के साथ एक लगभग इम्पैसेबल बॉर्डर बनाती है। वेस्ट बॉर्डर का जो एक लौता सेक्शन टोपोग्राफी से गार्ड नहीं होता, वो मार्च से प्रोटेक्टेड होता है, जहां टाइग्रस और यूफ्रेटिस नदियां मिलती हैं। नॉर्थ में अल्बोर्स माउंटेन्स एक और नेचुरल बॉर्डर बनाती है, जबकि ईरान की ईस्ट में कुछ छोटी पीक्स के रिबन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मार्क करता है। समुद्र इस किले की आखिरी दीवार बनाता है। ईरान का कोस्ट लाइन लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और रफी ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच स्प्लिट होता है। बंदर अब्बास ईरान का सबसे क्रूशियल पोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बीच में एक सेंटिनल की तरह खड़ा है, जो दुनिया के लगभग 1/5 हिस्से के पेट्रोलियम के फ्लो का रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की चीफ जियोपॉलिटिकल लेवरेज है। अगर तेहरान अपनी धमकी को पूरा करता है और फ्यूसल फ्यूल्स के फ्लो को डिस्टर्ब करता है, तो ग्लोबल इकोनॉमी अपने कोर तक हिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये ईरान को सब्सटेंशियल बार्गेनिंग पावर देता है जब वो अपने पीयर्स के साथ नेगोशिएशन करता है। लेकिन जब ईरान को शांति से जोड़ दिया जाए, तो स्ट्रेट उसको लैंड पावर तक कन्फाइंड रखता है, क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान के अलोंग कोई कम्पिटिटिव पोर्ट नहीं है जो बंदर अब्बास का मुकाबला कर सके। जहां से गुजरता है दरिया, वहां की जमीन महल बन जाती है। ईरान के पास जो रास्ता है वो दुनिया के फैसलों का मरकज बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी सिर्फ एक बाउंड्री बनकर नहीं रहती, बल्कि ईरान के 90 मिलियन नागरिकों में मेजॉरिटी को अपनी बॉर्डर्स के अंदर संभालती है। कावेर और लिट डेजर्ट्स एक वास्ट बैरियन प्लेट्यूज बनाते हैं, जो जनता को एक हाईलाइट बेल्ट में क्लस्टर कर देते हैं। ऐतिहासिक रूप से ये टोपोग्राफिकल एनोमली ईरान को इनक्रेडिबल टफ बना देती है, जिसे सब्जुगेट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रियलिटी दोनों तरफ से काम करती है। जब माउंटेन्स ईरान को प्रोटेक्ट करते हैं, वही इसको कंटेन भी करते हैं। वेस्टवर्ड एक्सपेंशन अक्सर पावरफुल एम्पायर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म देती है, जैसे कि रशियंस, टर्क्स, अरब्स और रोमन्स। जब ईरान वेस्टवर्ड एक्सपेंड करता है, तो वो अक्सर कॉन्कर्ड टेरिटरीज को ऑटोनॉमी देता है। ये स्ट्रैटेजी मेनली माउंटेनियस टेरेन की लॉजिस्टिक्स की वजह से है, जो डिस्टेंस रीजन्स को पॉलिसिंग करना चैलेंजिंग और एक्सपेंसिव बनाता है। आजकल ईरान की पावर प्रोजेक्शन एक नेटवर्क ऑफ प्राइमरी शिया प्रॉक्सी ग्रुप्स पर डिपेंड करती है, जो अलग-अलग लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ ऑपरेट करते हैं। ये प्रॉक्सीज डायरेक्ट कॉन्क्वेस्ट नहीं है, लेकिन ये ईरानियन इन्फ्लुएंस का एक्सटेंशंस हैं। ईरान के माउंटेन्स भी इसके डाइवर्स कल्चर्स और लोगों को फुल्ली असेंबलेट करना बहुत ट्रिकी बनाते हैं। ये टॉवरिंग पीक्स आइसोलेशन की पॉकेट्स क्रिएट करते हैं, जहां कम्युनिटीज अपनी यूनिक लैंग्वेज, ट्रेडिशंस और आइडेंटिटीज के साथ जुड़ी रहती है। जबकि माउंटेन्स ईरान को फॉरेन डोमिनेशन से शील्ड करते, वो एक यूनिफाइड सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बनाने को भी कॉम्प्लिकेटेड कर देती है। एथनिक पर्शियंस पॉपुलेशन का सिर्फ 50 से 60% है। बाकी में अजरबैजान, बलोच, कर्ड्स, अरब्स, टर्कमैन और बहुत से लोग हैं। इन एथनिक ग्रुप्स का स्पेसिफिक रीजन्स में क्लस्टर होना ऑटोनॉमी और सेपरेटिज्म की कॉल्स को फ्यूल करता है।
इतिहास रूप से ईरानी ग्रुप्स को ऑटोनॉमी दी है, लेकिन तेहरान में पावर का सेंट्रलाइजेशन इनकी पॉलिटिकल फ्रीडम्स को इरोजन की तरफ ले गया है। इसीलिए एक सेंट्रलाइज्ड ईरान एक अथॉरिटेरियन स्टेट के रूप में इवॉल्व हुआ है, जो अपने एथनिक ग्रुप्स की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की कॉल्स के साथ कॉन्स्टेंटली ग्रैपल करता है। जैसे 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान कर्ड्स, टर्कमैन और अरब्स ने ईरान से अलग होने की कोशिश की, जबकि अजरबैजान ने ज्यादा सेल्फ गवर्नेंस की डिमांड की। ये मूवमेंट सप्रेस हो गई, लेकिन उन्होंने ईरान की एथनिक वोलेटिलिटी को हाईलाइट किया। दोस्तों, इन इंटरनल मैकेनिज्म्स को देखते हुए ये समझना जरूरी है कि अगर दुनिया थोड़ी ज्यादा कंपेशनेट होती तो हमें एक दूसरे को अंडरमाइन करने के तरीके नहीं ढूंढने पड़ते। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का काम ही ये है। एक देश की मल्टी एथनिक पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करना मॉरली क्वेश्चनेबल हो सकता है, लेकिन ये एक वीकनेस है जो कुछ लोग एक्सप्लॉइट करने में कोई हेजिटेशन नहीं रखते हैं। ईरान के माइनॉरिटी ग्रुप्स अपनी फॉरेन रिश्तेदारों के साथ डीप टाइज हैं। नॉर्थ वेस्ट में अजरबैजान के साथ क्लोज कल्चर और लिंग्विस्टिक टाइज हैं। कर्ड्स इराक और टर्की की कर्दिश पॉपुलेशंस के साथ कनेक्टेड हैं। साउथ में लगभग 1.6 मिलियन अरब्स ईरान के ऑयल रिच खुजेस्तान प्रोविंस में रहते हैं, जो मिडिल ईस्ट के अरब कम्युनिटीज के साथ कनेक्टेड हैं। साउथ ईस्ट में बलोच पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ स्ट्रॉन्ग टाई शेयर करते हैं और दोनों ग्रुप्स अपने रेस्पेक्टिव ओवरलॉर्ड्स के साथ लड़ रहे हैं। ये क्रॉस बॉर्डर एथनिक सॉलिडैरिटीज ईरान के बिलैटरल रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। नेशनल इंस्टेबिलिटी के दौरान तेहरान अपने नेबर्स के बारे में सावधान रहता है। डर होता है कि वो सेपरेटिज्म को सपोर्ट करेगी। फ्रेगमेंटेशन का थ्रेट बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा होने पर ईरान का टेरिटोरियल साइज और पॉपुलेशन दोनों कम हो जाएंगे और टैक्स रेवेन्यू भी सीवियरली इम्पैक्ट होगा। खुजेस्तान ऑयल फील्ड्स की लॉस से तेहरान फाइनेंशियल क्राइसिस में चला जाएगा। ऑयल ईरान की इकोनॉमी का कॉर्नरस्टोन है और 2023 में जीडीपी ग्रोथ में 24% कंट्रीब्यूशन देता है। इसका लॉस कैटास्ट्रॉफी होगा। माइनॉरिटी रीजन्स के बिना ईरान अपनी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और लैंड लॉकड और माउंटेन्स बॉर्डर्स के बिना सिक्योरिटी रिस्क्स भी बढ़ सकती हैं, जबकि फ्रेगमेंटेशन का थ्रेट दूर लग सकता है। हिस्ट्री ने दिखाया कि ऐसा हो चुका है। रिसेंट ईयर्स में ईरान के एडवर्सरीज ने उनके एथनिक और रिलीजियस फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। इसराइल ने अजरबैजान के साथ टाई स्ट्रॉन्ग किए हैं और अजरबैजानी सेपरेटिज्म मूवमेंट्स को सपोर्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। सिमिलरली कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि सऊदी अरबिया खुजेस्तान में अरब सेपरेटिज्म को स्टायर करने की कोशिश कर रहा है, जहां एक सिग्निफिकेंट अरब पॉपुलेशन है जो इराक के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ईरान को न्यूट्रलाइज करना बाहर से मुश्किल है, इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल जैसी एडवर्सरीज सेपरेटिज्म को एक वेबल स्ट्रेटजी के रूप में देखते हैं। लेकिन जबकि बल्कनाइजेशन का रिस्क है, ईरान की लैक ऑफ होमोजेनिटी शायद इतनी वल्नरेबल नहीं है जितना उसके दुश्मन सोचते हैं। ईरान इराक वार के दौरान ईरानी प्रोपेगेंडा ने ईरान की एथनिक और सेक्टेरियन डिवाइड्स को हाईलाइट किया और ईरानियन गवर्नमेंट को पर्शियन चौविनिस्ट ऑपरेसर्स के रूप में दिखाया। इसका मकसद था कि ईरान में एथनिक टेंशन्स और सेपरेटिज्म सेंटिमेंट्स को बढ़ाया जाए। सद्दाम हुसैन को उम्मीद थी कि ईरान की अरब माइनॉरिटी खासकर ऑयल रिच खुजेस्तान प्रोविंस में हथियार उठाएगी और इराक की इन्वेंशन को सपोर्ट करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इराक ने कर्दिश सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जैसे कर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कर्दिस्तान को ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ सपोर्ट दिया। उम्मीद थी कि इनकी इंसर्जेंसी ईरान को कमजोर कर देगी। शुरू में ये स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल रही और ईरान को कर्दिश रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए रिसोर्सेज रिलोकेट करने पड़े, लेकिन आखिर में ये प्लान फेल हो गया और वार एक स्टेलमेट में आ गया। सोसाइटी का फैब्रिक शेयर्ड वैल्यूज, कॉमन गोल्स और कम्युनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। ये एट्रिब्यूट्स ट्रस्ट, कोऑपरेशन और म्यूचुअल सपोर्ट को फॉस्टर करती है। लेकिन कभी-कभी नेशंस एक अस वर्सेस देम नैरेटिव क्रिएट करके वही रिजल्ट अचीव करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डाइकोटॉमी एक ग्रुप में बिलोंगिंग और सॉलिडरी को सेंस पैदा करती है, जबकि दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट सेपरेशन और हॉस्टिलिटी को फोस्टर करती है। ईरान इराक वार के दौरान तेहरान ने ईरानियन नेशनलिस्ट रेटोरिक को हेवी पुश दिया और कॉन्फ्लिक्ट को शिया और सुन्नीस के बीच लड़ाई के रूप में फ्रेम किया। ये वजह थी कि सद्दाम का प्लान फेल हो गया। इस स्ट्रैटेजी की इफेक्टिवनेस को समझने के लिए हिस्ट्री को देखना जरूरी है। 1501 में इस्माइल को इस्फहान में शाह के रूप में क्राउन किया गया, जो सफाविद एम्पायर के डाउन को पेश करता है। अजरबैजान के आसपास के इलाके से आने वाले नए शाह ने एक वास्ट एम्पायर को कनक्योर किया।
लेकिन इस्माइल को मॉडर्न ईरान का फाउंडर इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसने अपने एम्पायर का स्टेट रिलीजन 12 और शिया इस्लाम डिक्लेयर किया। इस डिसीजन ने डाइवर्स एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को एक रिलीजियस आइडेंटिफाई के अंडर यूनाइट किया और सफावी डायनेस्टी को सराउंडिंग सुन्नी पावर्स जैसे ऑटोमन और मुगल एम्पायर से डिस्टिंग्विश किया। शिया इस्लाम को प्रमोट करने से इस्माइल का कंट्रोल सॉलिडिफाई हुआ, उसके रोल को लेजिटिमाइज किया और मॉडर्न ईरान के रिलीजियस और कल्चर आइडेंटिफाई की फाउंडेशन रखी। इंटरेस्टिंगली इस्माइल खुद एक एथनिक माइनॉरिटी अजरबैजानी फैक्शन से था और उसका कोर्ट और आर्मी भी ऐसे ही थी। ये प्रूव करता है कि रिलीजियस यूनिटी एथनिक लॉयल्टी से ऊपर हो सकती है। आज भी शिया इस्लाम ईरान में डोमिनेंट ब्रांच है और 90-95% पॉपुलेशन इसे आइडेंटिफाई करती है। ये रिलीजियस होमोजेनिटी जिसमें शेयर्ड बिलीफ्स, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस हैं, वेरियस एथनिक ग्रुप्स के बीच यूनिटी का सेंस फोस्टर करती है। और ये भी है शिया इस्लाम को प्रमोट करके तेहरान जहां शिया कम्युनिटीज मेजॉरिटी में है वहां नेशनल यूनिटी और सोशल कोहेजन के साथ साथ स्ट्रैटेजिक लेवरेज भी गेन करता है। ईरान के लिए शिया इस्लाम एक ही फ्लेम से 2 कैंडल्स जलाता है, लेकिन ईरान पूरी तरह से शिया नहीं है। पेरिफेरी पर कुछ सुन्नी मुस्लिम्स हैं जिनकी आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स शिया मेजॉरिटी से बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, इंटीग्रेशन और एसिमिलेशन की कोशिशों के बावजूद बहुत से सुन्नी सेपरेटिज्म को एक ही वेबल पाथ मानते हैं। इन डिसेंटिंग वॉइसेस में सुन्नी बलोच सबसे कम्प्लिंग फैक्शन है और उनकी कल्चर और रिलीजियस डिस्टिंक्टिवनेस उन्हें पर्शियन शिया मेजॉरिटी से अलग बनाती है। कई बलोच सेपरेटिस्ट फैक्शंस तेहरान के खिलाफ इंसर्जेंसी चलाए हुए हैं, ऑल्दो ये इंसर्जेंसी काफी कम इंटेंसिटी पर है। दूसरी तरफ ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अपने शिया कार्ड को ओवरप्ले किया। गवर्नमेंट स्टडीज भी दिखाती हैं कि ईरानियंस पहले से कम रिलीजियस हो गए हैं। जब सब कुछ शांत होता था तब फेथ अक्सर अनएप्रिशिएटेड होती है जब ये लोगों पर इम्पोज की जाती है। सीधे शब्दों में शिया इस्लाम अपनी कोहेसिव पावर को धीरे धीरे खो रहा है। पावर को मेंटेन करने के लिए तेहरान ओल्ड फैशनेड ब्रूट फोर्सेस का यूज करता है। ये डिसेंट को टॉलरेट नहीं करता और जब खिलाफ वर्जी नहीं होती तो सिक्योरिटी apparatus में अपनी ग्रिप टाइट कर देता है। डिसिडेंट्स को क्रश किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है या फिर फांसी दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब 2022 में मास एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट्स फैल गई जो लगभग 4 डिकेड्स में सबसे बड़े प्रोटेस्ट्स थे, तेहरान ने अपने सप्रेशन टूल्स को फुल गियर में डाल दिया। स्टेट मीडिया फुल ओवरड्राइव में चली। प्रोटेस्टर्स को प्रोविंसेस जहां लार्ज एथनिक माइनॉरिटीज हैं उन्हें टेररिस्ट और सेपरेटिस्ट के रूप में पोर्ट्रे किया ताकि मूवमेंट को डिस्क्रेडिट किया जा सके। इसके साथ हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया और ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को डेमोन्स्ट्रेशंस को ब्रूटल क्रैकडाउन के लिए डिप्लॉय किया गया। आखिर में प्रोटेस्टर्स के साइज और स्केल के बावजूद ईरान ने उन्हें कंट्रोल में कर लिया। कोई भी फॉरेन बैक्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट सिमिलर कंस्ट्रेंट्स का सामना करेगा जब वो ईरान के मीडिया apparatus और सिक्योरिटी फोर्सेस से टकराएगा। ये एक अपहिल बैटल होगा शुरू से लेकर आखिर तक। ईरान को नुकसान पहुंचने की कोशिश करने वाले लोग शायद वार के अलावा बल्कनाइजेशन को एक वेबल स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं। अमेरिका और इसराइल ईरान की एथनिक माइनॉरिटीज को आर्मर के क्रैक्स के रूप में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या फॉरेन बैक्ड सेपरेटिस्ट प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट सच में काम करेगा? शायद नहीं, लेकिन कुछ लॉ मेकर्स को लगता है कि ये एफर्ट्स के काबिल है। ये भी एक रीजन है ईरानियन लीडरशिप डेमोक्रेसी को पूरी तरह से एम्ब्रेस नहीं करती। आखिर में पॉइंट ये है कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस अक्सर इतनी ऑब्वियस नहीं होती। जो क्लर्जी पावर में है उनका मानना है कि वेस्टर्न पावर्स जो ईरान की डिसइंटीग्रेशन की तरफ पुश करना चाहते हैं अपने एम्स को लिबरल डेमोक्रेसी जैसे वर्चुअस आइडियोलॉजी के रूप में पैकेज करते हैं। तेहरान को लगता है कि लिबरल आइडियाज को एम्ब्रेस करने से उसकी कोहेशन कुछ जनरेशंस के अंदर ही खत्म हो जाएगी। जब तक अथॉरिटेरियनिज्म या थेरोक्रेसी उसे संभालती है, ईरान के माइनॉरिटी रीजन्स लिबरल राइट्स का यूज करके अपनी आइडेंटिटीज परस्यू करेंगे और इवेंचुअली ईरान से अलग हो सकते हैं। इस तरह से ईरान बार बार वही चीज कर रहा है। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं है। ईरान को 2 पेन्स में से एक को चुनना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन का पेन या रिग्रेट का पेन। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगली वीडियो में।